नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। हमने आज एक और खास मेहमान को बुलाया है। वो 2013 की आईपीएस हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने कई नौकरियां छोड़ दी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो आने वाली जनरेशन है, जो अलग अलग सेक्टर्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मूल रूप से वो उत्तराखंड से हैं, तो एक आदर्श उत्तराखंड की उनके मन में क्या कल्पना है, और सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी जर्नी रही है एज ए आईपीएस, उसमें उनका अनुभव कैसा रहा है। इन सारे सवालों का जवाब के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित किया है आईपीएस दीप्ति भट्ट जी को। बहुत धन्यवाद मैडम, आपने समय निकाला, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं। तो आपकी स्कूलिंग से शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा अपने स्कूलिंग के बारे में बताइए ना प्लीज़। मैं अल्मोड़ा में जन्मी और पली बड़ी हूँ। मेरी 10th तक की एजुकेशन बेरशेबा स्कूल अल्मोड़ा में हुई और 11th और 12th मैंने केवी अल्मोड़ा से किया है। दैट टाइम एफिलिएशन उसकी 10th तक की थी। और मेरी इंजीनियरिंग फिर पंतनगर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद जैसा कि आपने मेंशन किया, मेरा मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, इसरो में साइंटिस्ट सी मल्टीपल प्लेसमेंट्स हुए थे। बट देन आई जॉइंड एनटीपीसी एज असिस्टेंट मैनेजर। वहाँ पे मैंने रिहंद सुपर थर्मल पावर प्लांट में एंड देन नोएडा में ब्रीफली काम किया एंड देन माय जर्नी फॉर यूपीएससी बिगेन। अच्छा, तो यूपीएससी शुरू से ही था मन में कि यूपीएससी क्लियर करना है करके? देखिए, जो हमारी सोसाइटी में कोई पढ़ने में अगर अच्छा होता है तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि हाँ आप यू विल क्रैक यूपीएससी और आईएएस आईपीएस बनेंगे। तो एक वेग इंक्लिनेशन था, लेकिन जो एक प्रॉपर तैयारी होती है यूपीएससी का, मैं डिसाइड करके कि हाँ मुझे एग्जामिनेशन क्रैक करना है एंड आई हैव टू प्रिपेयर एंड एक्चुअली लाइक गो फॉर अ करियर ऑप्शन, तो वो मेरे को ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में जाके मेरा मन पक्का बन गया था कि इस फील्ड में मुझे अपना करियर बनाना है। अच्छा, आप पंतनगर यूनिवर्सिटी में थी? हाँ, जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही थी? हाँ, हाँ। तो पढ़ने में आप बहुत होशियार थी, मैंने सुना। गॉड्स ग्रेस। तो कितना घंटा पढ़ती थी? अगर बच्चे आपको सुन रहे हैं, उन्हें मालूम तो होना चाहिए। नहीं, बच्चे ना, मुझे लगता है कि बहुत हतोत्साहित लोग कहते हैं हम 18 घंटे पढ़ते थे, 16 घंटे पढ़ते थे। दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। मतलब मैं ना मैंने ऐसे पढ़ाई करी है, ना मैं समझती हूँ कि ऐसे कोई पढ़ाई की जा सकती है। मतलब आप एक तो लगातार पढ़ना ज़रूरी है। कितने नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं जॉब के साथ तैयारी कर रही थी, एनटीपीसी में आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग, तो मेरा 5 डे वीक था, तो मैं वीकेंड पे करीब 7-8 घंटे पढ़ती थी और वीकडेज़ में लगभग 4 घंटे, 4 से 5 घंटे, मतलब कुछ समय सुबह, कुछ समय शाम, 2 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम आप निकालें तो 5 घंटे करीब डेली के बनते हैं। और वीकेंड्स पे लाइक 4-5 आवर्स इन दी मॉर्निंग, 4 आवर्स इन दी इवनिंग, तो 8 घंटे करीब वीकेंड में पढ़ लेती थी। बट उससे ज़्यादा ना तो मेरी कैपेसिटी, ना मैं किसी को एडवाइस करूँगी कि आप 18 घंटे का लक्ष्य रखें। तो खेलने का समय कब लेते? खेलना तैयारी में पॉसिबल नहीं है। मतलब एटलीस्ट मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, बिकॉज मैं ऑलरेडी एक फुल टाइम जॉब में थी। बट येस, आपको अपनी हॉबीज़ रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो जाता है, स्पेशली अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो यू गेट बॉग डाउन। आपको लगातार पढ़ाई करने से एक बहुत स्ट्रेस भी हो जाता है और एक लिमिट के बाद इट बिकम्स अनप्रोडक्टिव ऑल्सो। तो स्पोर्ट्स, हॉबीज़, जो भी आपका टाइम आप स्पेंड करना चाहें कंस्ट्रक्टिवली, दैट शुड बी अलॉन्ग विद योर प्रिपरेशन। जब आप 9th क्लास में थी तो आप राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो आज हमारे बीच नहीं है, बट आपकी उनसे मुलाकात हुई जी। और आपका नज़रिया वहाँ से बदला, क्योंकि उन्होंने आपको एक चिट्ठी लिख के दी थी। थोड़ा बताइए ना इसके बारे में। मैं क्लास 9th में थी, तो देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी अल्मोड़ा में विजिट हुई थी। तो अल्मोड़ा में एक ब्रीफ प्रोग्राम था, इंटरेक्शन विद स्कूल स्टूडेंट्स। तो अल्मोड़ा के जितने स्कूल के बच्चे, उनके हर स्कूल से 2-2 स्कूल रिप्रेजेंटेटिव गए थे टू मीट द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। उसके अलावा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था उनको वेलकम करने के लिए, और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था फॉर दी प्रोग्राम्स या जो भी रही होंगी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। बट आई वॉज दी फॉर्चुनेट वन बाय गॉड्स ग्रेस। जो उनसे इंटरेक्शन के लिए टीम थी, उसमें जो 2 बच्चे थे बेरशेबा स्कूल से, उनमें से एक मैं थी। तो आपका इंटरेक्शन हुआ? हाँ, था? हमारा इंटरेक्शन हुआ। क्या इंटरेक्शन हुआ, थोड़ा ये बताइए ना। इंटरेक्शन बहुत इंस्पिरेशनल था। एक तो उनकी पर्सनैलिटी इतनी मैजिकल है, मतलब हिज मेयर प्रेजेंस, एक ऑरा था उनकी पर्सनैलिटी में, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा था। उन्होंने हर किसी से हाथ मिलाया। मतलब क्लास 9th के बच्चे के लिए इट्स एन लाइफ चेंजिंग थिंग कि आप प्रेसिडेंट से मिलें, बात करें, स्पेशली अ पर्सनैलिटी लाइक हिम, मतलब एन ऑरा लाइक हिज। और इतनी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी जो आज भी अपनी बुक से, अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ स्टोरी से मिलियंस को इंस्पायर करते हैं।
तो वो बहुत टर्निंग पॉइंट टाइप का था। और उनके साथ जो पूरा उनका लेक्चर था, उनकी जो जर्नी थी लाइफ की, कैसे उन्होंने रिजेक्शन फेस की, उन्होंने सब कुछ बहुत तसल्ली से बताया। मतलब एक पेरेंटल फिगर की तरह या ग्रैंड पेरेंट्स से जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं, बहुत ही वार्मथ के साथ उनका वो इंटरेक्शन था बच्चों के साथ, एंड इट्स एच्ड इन माई मेमोरी फॉर एवर। तो उन्होंने एक एक बच्चे से हाथ मिलाया था, एंड देन आई वॉज डीपली टच्ड बाय दैट इंटरेक्शन। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी आफ्टर दैट इंटरेक्शन। अच्छा, आपने चिट्ठी लिखी? पहले मैंने लिखी। पर कॉन्वर्सेशन क्या हुआ था? कॉन्वर्सेशन वॉज अबाउट हिज जर्नी। बच्चों के सवाल पूछे, आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, और उनके खुद के जो लाइफ के इंसिडेंट्स थे, हाउ डिजेक्टेड ही फेल्ट जब उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस दिन देहरादून आए थे वो, हाँ, उन्होंने वो कहानी भी बताई अपनी जिंदगी की। और उनके बगल में एयरफोर्स के एक ऑफिसर थे, तो उन्होंने हंसते हुए ये भी कहा कि क्या पता मेरा सिलेक्शन हो गया होता तो आपकी जगह आज मैं होता यहाँ पे। तो लाइफ में जो होता है, कई बार जो टेम्परेरी सेटबैक्स होते हैं, दे आर फॉर बिगर रीजंस। तो उस सेंस में उन्होंने अपनी वो स्टोरी भी सुनाई थी। बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा था, बच्चों की भी बातें सुनी, अपनी भी बातें सुनाई बचपन की उन्होंने। तो आपने चिट्ठी क्या लिखी फिर? मैंने चिट्ठी इस बात पे लिखी थी कि मुझे कितना अच्छा लगा उनकी प्रेजेंस में। उस चिट्ठी का जवाब राष्ट्रपति भवन से आया। अरे वाह! तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट अ तो रिप्लाई। आपने अपने पास संभाल के रखा हाँ, होगा। आज भी है मेरे पास, बिल्कुल। आज भी है मेरे पास, उनके हाथों से लिखा हुआ है वो। और डियर तृप्ति, ग्रीटिंग्स फॉर एक्सीलेंस, मे यू ऑलवेज प्रोग्रेस इन लाइफ। और एक प्री प्रिंटेड मैसेज है, उसके अलावा अपने हाथ से उसमें कुछ बातें लिखी हुई है। तो दैट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई वाज सरप्राइज। मतलब इवन जो पोस्टमैन अंकल थे, ही वाज लाइक कि राष्ट्रपति भवन से चिट्ठी मतलब पहाड़ों में तो इट बिकम वेरी प्रेस्टिजियस हो जाता है कि राष्ट्रपति भवन से चिट्ठी आई है टू अ चाइल्ड ऑफ क्लास 9th। तो इट इज समथिंग रियली क्लोज टू माय हार्ट। तो स्कूल के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो स्कूल में भी डिस्कस हुआ होगा बहुत? हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब स्कूल तो इनफैक्ट बेरशेबा स्कूल में आज भी कोई फंक्शन होता है, कोई भी अलुमनाई इवेंट्स होते हैं, दे ऑलवेज कॉल मी। इनफैक्ट कुछ सालों पहले मैं बेरशेबा गई भी थी इन सम ऑफ देयर फंक्शंस। तो एक अटैचमेंट बन जाता है। और कुछ प्लेटफॉर्म्स लाइफ के ऐसे होते हैं, दे शेप यू इन वेज यू डिड नॉट इमेजिन। मतलब आप खुद भी कल्पना नहीं की होती आपने कि ये इतना बड़ा इवेंट मेरी लाइफ का बन जाएगा। बिल्कुल, ये वाकई बहुत बड़ा इवेंट है। और वो पूरे लाइफ टाइम आपके साथ रहता है। इसके बारे में बताइए ना कि यूपीएससी के लिए जब आपने प्रिपरेशन शुरू की, क्योंकि आप जो लोग देख रहे हैं वो चाहते हैं कि भाई आपके बारे में भी पता लगे, तो कैसे कैसे फिर प्रिपरेशन आपने शुरू की? आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी कर ली, आप एनटीपीसी में एज असिस्टेंट मैनेजर है ना, आप वहाँ पर थी, तो फिर कैसे आप प्रिपेयर करती थी? देखिए, जॉब के साथ तैयारी करने का मेरा फैसला इसलिए मैंने लिया था, कई लोग फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं या करना चाहते हैं, पर मेरा ये मानना था कि एक फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए लाइफ में कि इफ़ आई डू नॉट गेट थ्रू, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, चलो नौकरी तो है, तो एक फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए। तो मैंने ड्यूरिंग द 4 years ऑफ माई ग्रेजुएशन मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया। 4 साल तक मेरा फोकस केवल अपनी इंजीनियरिंग पे था। मतलब अपना GPA, अपने मार्क्स, अपना प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट मेरा मारुति सुजुकी में हो गया था एट द एंड ऑफ 3rd year। तो मतलब सबसे पहले बैच में मेरा मारुति सुजुकी में प्लेसमेंट हो गया था, मुझे मानेसर मिला था, बट आई डिड नॉट ज्वाइन। तो एक आपको मेंटल बर्डन आपका ऑफलोड हो जाता है कि हाँ, एक करियर ऑप्शन आपके पास हो गया, नौकरी मिल जाएगी। बट मेरा एक और जिद थी कि सरकारी नौकरी करनी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर नहीं ज्वाइन करना। तो आई डिड नॉट चूज अ लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑफर्स दैट केम माय वे। और फिर ऑफ कैंपस एग्जामिनेशंस मैंने दिए। ब्रीफली आई थॉट कि मैं फुल टाइम प्रिपरेशन करूँ, ब्रीफली लाइक फॉर 2-3 months। मई में मैं पास आउट हो गई थी, बट मुझे लगा कि दिस स्ट्रेस इज़ इनॉर्मस। मतलब कुछ लोग कर सकते हैं उस स्ट्रेस को हैंडल, बट आई वॉज नॉट वन ऑफ देम। मतलब मुझे लगा मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगी इतना स्ट्रेस कि आप इतनी जॉब्स छोड़ रहे हैं और फिर फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं। आई कुड नॉट फेस इट। तो मैंने फिर ऑफ कैंपस एग्जामिनेशंस दिए विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड GS। तो मेरा इसरो में हुआ एज साइंटिस्ट सी। इसरो वॉज अगैन माई ड्रीम जॉब, मतलब बिकॉज ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मेरे को बहुत एक दिली तमन्ना थी इसरो में साइंटिस्ट बनने की। एंड NTPC में भी हुआ, सम अदर जॉब ऑफर्स ऑल्सो। ऑफ कैंपस लगभग सारे एग्जाम मेरे क्रैक हो गए। आउट ऑफ दोज ऑप्शंस आई चोज NTPC फॉर मल्टीपल। हाँ, महारत्ना कंपनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इट्स वेरी प्रेस्टिजियस। फिर नॉर्थ इंडिया में पोस्टिंग्स की प्रोबेबिलिटी रहती है, और मल्टीपल रीजंस, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। एंड अगेन फिर मेरे को UPSC वाली चीज़ मेरे दिमाग में आने लग गई थी। तो आई थॉट परहैप्स आई विल बी एबल टू बेटर प्रिपेयर फॉर UPSC अलॉन्ग विद NTPC's जॉब, क्योंकि 5-day वीक था, तो दैट वेज। सो आई एक्चुअली प्रिपेयर्ड माई UPSC जर्नी व्हेन आई वाज इन NTPC रिहंद। इट इज़ अ सुपर थर्मल पावर प्लांट, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। तो वो 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पे है। वहाँ पे सिंगरौली, विंध्याचल और रिहंद 3 प्लांट्स हैं वहाँ पे। तो काफ़ी रिमोट एरिया है। तो वहाँ पे मैंने तैयारी शुरू करी। वहाँ पे इंग्लिश अखबार 4थे या 5वें दिन पहुँचता था, वो इतना रिमोट एरिया था। तो दिन भर जॉब करते थे, शाम को पढ़ाई करते थे। कौन सा पेपर पढ़ती थी आप? इंडियन एक्सप्रेस?
इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी पढ़ती थी ऑनलाइन। और योजना कुरुक्षेत्र को पता नहीं आप लोग भूल गए, बट जो नॉलेज और जो स्टैटिस्टिक्स हाँ। ये दोनों मैगजीन, एक तो गवर्नमेंट की मैगजीन, दूसरा वेल रिसर्च एट आर्टिकल्स, बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते थे। प्लस उस समय का एक मतलब हर टाइम का एक पैराडिम रहता है, तब एडिटोरियल्स के लिए आपको कम से कम 2 या 3 अखबार रेफर करने पड़ते हैं। कभी कभी इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ती थी फॉर ओनली दी फाइनेंशियल सर्टेन टॉपिक्स, मतलब पूरा नहीं पढ़ पाती थी उसे। तो उसके बाद जब मैंने नोएडा में ज्वाइन किया, फिर 5 डे वीक के बाद वीकेंड्स पे मैं थोड़ा सा रिगरसली तैयारी करती थी, एंड दैट्स हाउ इट बिगैन। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी उस समय 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 165। और सेल्फ स्टडी का इसमें मेरा ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि मेरे पास वो लग्जरी नहीं थी कि मैं फुल टाइम कोचिंग्स अटेंड कर पाऊँ। तो लार्जली माई प्रिपरेशन वॉज बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी। तो पहले से था कि आईपीएस और आईएएस था? देखिए, मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मेरा जो पहला ऑप्शन था इट वाज आईएएस एंड देन आईपीएस। वंस आई गॉट सिलेक्टेड, मुझे बहुत ही प्राइड फील हुआ यूनिफॉर्म में। प्लस आई गॉट माई होम कार्डर एंड आई लव्ड द जॉब सो मच कि मुझे लगा कि येस, आई एम वेरी हैप्पी इन दिस सिचुएशन, बिकॉज चेजिंग का कोई अंत नहीं है। मतलब आई वॉज एक्चुअली वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, और इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो एज इज़ ऑल्सो ऑन योर एडवांटेज। हालांकि मैंने एक अटेम्प्ट और दिया उसके बाद, मतलब जैसे होता है ना आपकी वेल विशर्स, टीचर्स, फैकल्टी, बैचमेट्स की, अरे एक अटेम्प्ट और देना चाहिए आपको। तो जो मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया इट वाज इन द न्यू पैटर्न जो अभी चल रहा है। अच्छा। तो प्रैक्टिकली दोनों अटेम्प्ट मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट टाइप के ही थे क्योंकि उसमें किसी को पता नहीं था कि कैसा चेंज्ड रहेगा। द इंटायर यूपीएससी पैटर्न वाज चेंज्ड। उसमें भी मेरी सिमिलर रैंक आई। देन इट वाज लाइक ओके, मतलब हर किसी ने मुझे कहा कि आपको दोबारा अपेयर होना चाहिए। ऑलमोस्ट इन अ पीयर प्रेशर मैंने सेकंड अटेम्प्ट भी दिया, बट दैट वाज इट। आई वाज एक्चुअली वेरी मच सेटल्ड। अच्छा, तो घर वाले अपनी राय नहीं रखते थे? मेरे अरे पेरेंट्स नौकरी ने लग गई, बहुत, फिर चक्कर में लगे हो? नहीं, पेरेंट्स ने बहुत फ्रीडम दी मुझे। इनफैक्ट जब मैंने जॉब छोड़ी तब भी मेरे पेरेंट्स ने कभी क्वेश्चन नहीं करी मेरी चॉइसेस कि आपने क्यों छोड़ी। ब्रीफली जैसे मैंने बताया, मैं 1-2 महीने घर भी बैठी तैयारी करने के लिए, दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव। कभी मेरी किसी भी चॉइस को क्वेश्चन नहीं किया। इसरो छोड़ा, दे नेवर क्वेश्चन कि क्यों छोड़ा, अच्छा ठीक है, व्हाट यू फील इज राइट फॉर यू, यू गो अहेड। तो वो सपोर्ट मुझे काफी, ये सपोर्टिव माहौल, मतलब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। दे हैव टू बी वेरी सपोर्टिव ना। अब बच्चा जो भी कर रहा है उसको इंडिपेंडेंस दो, उसे करने दो, वो एक अच्छी तैयारी कर रहा है। तो चलिए, वर्दी का तो एक अलग वो है, रुआब है, लेकिन जब आप फील्ड में उतरी तो कुछ चेंज लगा? फील्ड के चैलेंजेस ऑफ कोर्स, एक काफ़ी सेटिस्फाइंग जॉब है पुलिस की, क्योंकि जो भी आपके लाइव्स आप टच कर रहे होते हैं, आप काफ़ी बड़ी संख्या में जिंदगियों को प्रभावित करते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा था आपका? पहला डिस्ट्रिक्ट एज एएसपी मैं देहरादून में तैनात रही हूँ। अच्छा, देहरादून। हाँ, एज एएसपी। और एज एसपी मैंने चमोली और टिहरी गढ़वाल 2 जिले किए हैं। और एज कमांडेंट एसडीआरएफ, एसपी इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी, और अभी वर्तमान में मैं कमांडेंट 48 पीएससी और एसपी जीआरपी एंड एटीएस का भी प्रोफाइल देख रही हूँ। अच्छा, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट पहला था जी। तो चमोली तो चैलेंजेस बहुत इनॉर्मस है वहाँ पर, तो आपका कैसा अनुभव रहा एज ए एसपी वहाँ पर? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत यादगार अनुभव रहा। और इनफैक्ट जो ये आज का पॉडकास्ट है, हम चूँकि यूथ को अपील करना चाह रहे हैं, और जो एक ग्लास सीलिंग्स होती है ना कि रिमोट एरिया या बैकवर्ड एरिया, जैसे आपने कहा बहुत बैकवर्ड है, चमोली के बच्चे इतना एक्सेल कर रहे हैं। आज ही मैं पढ़ रही थी, भागीरथी बिष्ट हैं बाण गाँव की, उन्होंने हैदराबाद मैराथन में शी बैग दी गोल्ड मेडल, मतलब उनको 3 लाख का प्राइज़ मिला। और वाण गाँव, जैसा कि हम लोग जानते होंगे, बहुत रिमोट एरिया में है। जो ट्रैकिंग के शौकीन है वो जानते होंगे कि रूपकुंड के रास्ते से जाता है, और जो माँ नंदा देवी के भक्त हैं वो जानते होंगे कि लाटू देवता का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर वहाँ पे है। तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब चमोली के बच्चे स्पेशली स्पोर्ट्स में, देखा रेस वॉकिंग का बहुत अच्छा कल्चर वहाँ पे स्लोली डेवलप हुआ। और जो मंडल वैली है उसके कुछ बच्चे रेस वॉकिंग में टिल ओलंपिक्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक हमारे ही विभाग में, अब नाउ ही इज़ एन इंस्पेक्टर। तो स्पोर्ट्स में, इवन स्टडीज़ में, हायर एजुकेशन में, चमोली के रिमोट एरियाज़ के बच्चे दे आर एक्सेलिंग लाइक एनीथिंग, एंड इट गिव्स मी इमेंस प्राइड कि जो एक मन में हम लोग आशंकाएं लेके पालते हैं ना कि हम दूरस्थ इलाकों के हैं या ग्रामीण इलाकों के हैं। चमोली क्या, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, कई जगहों के बच्चे मैं देखती हूँ। अल्मोड़ा तो खैर पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा ट्रेडिशनली एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे निकलते आए हैं, बट हर जिले से मैं देखती हूँ। अभी अतुल की हमने कहानी पढ़ी होगी, जो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ, मैंने उसको इंटरव्यू किया था ना। वंडरफुल स्टोरी। आप सोचिए वो कहाँ घोड़ा खच्चर चलाता था, और वो एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम आईआईटी मद्रास। तो ऐसी स्टोरीज चारों तरफ हैं। मतलब कोई ज़िला या कोई जगह
बैकवर्ड या फॉरवर्ड नहीं होती, वो हमारी मानसिकता है कि बैकवर्ड इन द सेंस कि इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स, in terms of opportunities available. Geographically, it's very difficult. Exactly. Geographically, it's very difficult. But ultimately, the people make a place. है ना? तो जब बच्चे ऐसी सिचुएशन से एक्सेल करते हैं अपनी लाइफ में, they inspire a lot of other people. तो वहाँ मिलती थी बेटियों से स्कूल में कभी जाना, चलो मिल के आते हैं। हम लोगों ने चौपाल वगैरह भी शुरू की थी, काफ़ी इंटरेक्शन हम लोग करते थे। इनफैक्ट ड्रग अवेयरनेस हो, चाहे साइबर क्राइम अवेयरनेस हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव है, यू हैव टू रीच आउट टू द पब्लिक टू गिव हायर। अच्छा, क्योंकि आप यहाँ से हैं तो एक लगाव भी हो जाता होगा ना वहाँ के लोगों को, अरे अपने यहाँ की है, जाके मिल सकते हैं, थोड़ा तो दिमाग में रहता ना, मिले ना मिले, बट वंस आपको पता लगता अच्छा मेरे स्टेट की है तो चलो मिल लेते हैं, ये भाव दिखता था वहाँ? देखिए, कोई भी अधिकारी अच्छे से काम करता है, जनता का प्यार उसे मिलता है। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बहुत प्यार मिला, और जो भी मैं कहूँगी पब्लिक के बीच में काम कर रहे हैं, वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि अगर आप अच्छा इंटरेक्शन रखते, कहीं की भी पब्लिक हो, कोई भी ऑफिसर हो, हर किसी को बहुत प्यार आपने ना एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन शुरू किया था वहाँ पर, आई थिंक फ्रॉम 2017 2019, थोड़ा इसके बारे में बताइए, बिकॉज सोशल मीडिया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन, इट वाज द फर्स्ट वन ऑफ उत्तराखंड। इट वाज वाइडली अप्रिशिएटेड। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्रों के लोग होते हैं, जो हेडक्वार्टर तक ट्रैवल नहीं कर पाते, बहुत छोटी समस्या के लिए उनको बहुत 4 से 5 घंटे लगते हैं हेडक्वार्टर पहुंचने में, और कई बार वो लोकल थाने की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते और सीनियर ऑफिसर्स को अपनी ग्रीवांस बताना चाहते हैं, तो उनका बहुत पैसा और समय बर्बाद होता है इस ट्रैवलिंग में। तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन का कॉन्सेप्ट ये था कि एक ओवरऑल पुलिस स्टेशन इन अ वर्चुअल स्पेस जो आपके ज़िले के सारे थानों को कवर करता था, उस इट वुड फंक्शन जस्ट लाइक अ नॉर्मल पुलिस स्टेशन। उसका सुपरविजन डायरेक्टली एसपी के लेवल पे होता था। उसके डिस्पोजल पे खुद के वायरलेस सेट्स और कुछ बाइक्स थी जो हमने CSR से ली थी। तो कोई कंप्लेन है तो उसका रिड्रेसल भी वो करता था लाइक एनी अदर पुलिस स्टेशन। और कोई व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से कोई भी शिकायत है तो उसको हम कंप्लेन नंबर देते थे, और उस शिकायत को हेडक्वार्टर लेवल से, यानी कि जो भी SP है या CO है, उसके लेवल से उसको क्रॉस चेक करके उसका ग्रीवांस रिड्रेसल करके देन वी वुड सेटिस्फाई द पर्सन कंसर्न। और बहुत सारे फीडबैक मिलते थे उसमें। लोग चैटिंग करना शुरू कर दिया था लोगों ने कि मौसम कैसा है, ये रोड खुली है या नहीं खुली है। तो क्योंकि रिस्पॉन्स इतना हमेशा रहते हैं, बट हमें ये देखना चाहिए उसके एडवांटेज लोगों को कितने मिल रहे हैं। नहीं, डिसएडवांटेज नहीं। आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि लोगों ने पुलिस को इतना नजदीक समझा अपने। मतलब भाई रोड खुली है बंद है वो कोई कब पूछेगा, जब उसको पता है कि जवाब तुरंत मिलेगा। एग्जैक्टली। तो आई टेक इट एज एन अप्रिसिएशन कि पब्लिक ने इतना ट्रस्ट किया कि वो अपनी डेली के क्वेरीज, अरे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पा रहा है तो इवन अदर डिपार्टमेंट्स के लोगों को फैसिलिटेट तो कर रहे हैं कम से कम। तो उसमें अच्छी टीम थी हमारी, और गवर्नेंस का एक अच्छा रूप भी है ये। हाँ, अच्छी टीम थी एंड दे यूज्ड टू रिप्लाई प्रॉम्प्टली। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका। जब आप कोरोना काल में आप शायद SDRF को हेड कर रही थी, उस दौरान का अनुभव बताइए ना। वो तो बहुत चैलेंजिंग टाइम था, बट आपने बहुत अच्छा काम किया एंड आई थिंक आपको स्कॉच अवार्ड भी मिला था उसके लिए। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो कितना चैलेंजिंग टाइम था। देखिए, जो फर्स्ट वेव थी हम सभी जानते हैं, हम सभी उसके भुक्तभोगी रहे हैं। बहुत ही ट्रॉमेटिक था, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। तो एज कमांडेंट SDRF बहुत वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें मिली थी। हम लोग 24 आवर्स एक हेल्पलाइन भी रन कर रहे थे। जो मूवमेंट था, इंटरस्टेट मूवमेंट था, स्पेशली जो हमारे उत्तराखंड के निवासी बाहरी राज्यों से वापस आ रहे थे, उनका पूरा ट्रैवलिंग कोऑर्डिनेशन हमारी SDRF की टीमें भी जा रही थी अन्य राज्यों में उनको पिक करने के लिए। तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल रूम था उसमें SDRF ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें कई ऑफिसर्स थे, विभिन्न विभागों के ऑफिसर्स थे, और आपदा राहत के दृष्टिकोण से जो क्वारंटीन था, जो कोविड कंट्रोल सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए थे, उनकी सिक्योरिटी थी। उसके अलावा जो पैंडमिक रिस्पांस में, क्योंकि ग्लोबल पैंडमिक था, तो उस डिजास्टर रिस्पांस में SDRF ने बहुत त्वरित और तत्पर भूमिका निभाई, क्योंकि फर्स्ट वेव में बहुत घबराहट का माहौल था। तो SDRF ने उस घबराहट को हावी नहीं होने दिया। मतलब सबसे पहले जो केसेस डिटेक्ट हुए दून हॉस्पिटल में, उनकी ड्यूटीज़ में SDRF वाले थे। जब किसी को पता नहीं था कितनी खतरनाक हो सकती है बीमारी, तो हमारे SDRF के जो जवान थे उन्होंने इतनी शानदार तत्परता, कर्तव्य निष्ठा और ड्यूटी का जो एक उत्कृष्ट पैमाना होता है, जो उच्चतम मापदंड होते हैं, SDRF के हमारे जवानों ने वो स्थापित किए ग्राउंड पे। और बहुत दूर दूर से हमारे जो उत्तराखंड के निवासी हैं जो वापस आ रहे थे, उनको लेने बहुत दूर दूर तक हमारी टीम्स जाती थी विद द बसेज और वट एवर अरेंजमेंट्स वर बीइंग मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन।
तो बहुत मेमोरेबल था और बहुत हार्ट टचिंग भी था, क्योंकि कई लोग मुझे फ़ोन करते थे तो उनको ये पता नहीं था कि मेरी पोस्ट क्या है, मेरा नाम क्या है। दे वर लाइक आप वही हैं जो लोगों को घर पहुंचा देती है। अच्छा। तो इट वाज वेरी टचिंग इन अ वे। ऑल्सो चैलेंजिंग ऑल्सो, Yeah, very much challenging. कितने सारे लोग फोन कर रहे थे उस दौरान। हाँ, मतलब सुबह 8 बजे हम लोग पहुंच जाते थे, कई बार लंच डिनर करके 9 बजे तक घर आते थे, और सुबह फिर मतलब इट वेंट ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट ये करियर के सबसे सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंसेस में से एक है। अच्छा, आपको राशन भी पहुंचाना था लोगों हाँ। के घरों में? वो सेकेंड वेव में ज़्यादा हुआ, फर्स्ट वेव में भी था, बट फर्स्ट वेव में ट्रेनिंग पे हमने काफ़ी फोकस किया, क्योंकि कई लोगों को जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सेक्टर्स खुल रहे थे, तो जो भी सेक्टर्स जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी या एसेंशियल सेक्टर्स खुल रहे थे, उनके लोगों को, इवन कंस्ट्रक्शन लेबरर्स को डूज एंड डोंट समझाना, ट्रेनिंग में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली काम किया था एसडीआरएफ ने। और And I think उत्तराखंड SDRF is the most professional organization, I think, definitely, पूरे देश में। definitely. वो लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रोफेशनलिज्म किसी और ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही डेडिकेटेड टीम भी है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे सामने चैलेंजेस बहुत है ना, डिजास्टर चैलेंजेस इतने हैं और इतने सारे चैलेंजेस हैं। मैं देखता हूँ उसकी टीम बहुत ही इक्विप भी है और बहुत प्रोफेशनल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने एक मिशन हौसला शुरू किया था, इसके बारे में बताइए ना। ये जनपद टिहरी गढ़वाल में जब मैं तैनात थी उस वक्त ये शुरू किया था। ये कोविड की सेकेंड वेव के टाइम पे शुरू किया गया था, और इसको बाद में पूरे राज्य में लागू किया गया था। इसकी शुरुआत जनपद टिहरी से हुई थी। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो कोर पुलिसिंग ड्यूटीज़ हैं, यानी कि आपका जो क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशन, जो कोर पुलिस ड्यूटीज़ हैं, उसे थोड़ा सा खुद को एक्सपैंड करते हुए कम्युनिटी पुलिसिंग के लिहाज से जो भी कोविड से इम्पैक्टेड फैमिलीज़ थी उनको असिस्ट करते थे हम लोग। हॉस्पिटल एडमिशन में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में, इवन जो राशन वगैरह पहुँचाना था उन सब में एक टीम स्पिरिट, एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, और कुछ हद तक जो हमारा एक फियर हो जाता है ना सोसाइटी में, कि मतलब किसी को घबराहट होती है कि ऐसा ना हो कि हमारे नियर एंड डियर वंस को घबराहट एक बड़ी वजह थी। हाँ हाँ, एक काफ़ी क्राइसिस और एक जनता में विश्वास पैदा करना, वो एक बहुत सफल प्रभाव रहा उस पूरे इनिशिएटिव का, और पूरे राज्य में उसको लागू किया गया। आपको फिक्की अवार्ड भी मिला है? जी, फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड मिला था। फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड मुझे एज कमांडेंट SDRF मिला था। ओके जी। अब मुझे थोड़ा सा UPSC के बच्चों के लिए पूछना है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, तैयारी करने के लिए सबसे पहला जो मैं फैक्टर कहूँगी, आपकी दिली इच्छा भी होनी चाहिए। कभी भी किसी की देखा देखी में, किसी के फोर्स में, किसी के प्रेशर में, या जस्ट बिकॉज एवरीबडी एल्स इज डूइंग इट, आपको वो नहीं करना चाहिए। आपको अपनी यूनिक स्ट्रेंथ, कई बच्चे बहुत अच्छे हुनरमंद होते हैं, बहुत अच्छा स्किल होता है, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, या हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है, तो आप उसी में स्टार्टअप करिए अपना कुछ जो आपकी यूनिक खुद की स्ट्रेंथ है। तो चॉइस ऑफ योर करियर इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो वो आपका एक ओरिजिनल पैशन होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, जो भी आपका फील्ड है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, चाहे आप जॉब सेक्टर में एवेन्यूज़ ढूंढ रहे हैं, चाहे आप कुछ और स्किल अपनी अपग्रेड करना चाहते हैं, चाहे आप हायर एजुकेशन करके टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, वट एवर फील्ड यू चूज़, उसमें आपका एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। आपको एक प्लान, एक टाइमलाइन होनी चाहिए। इस साल तक मुझे ये कर लेना है, अगर ये होता है तो ऐसे करना है, अगर नहीं होता है तो ये ऐसा करना है। कई लोग अपने जीवन के अमूल्य वर्ष ऐसे एग्ज़ाम में लगा देते हैं, फिर कोई फॉल बैक ऑप्शन नहीं होता, और आपकी एज निकल जाती है, आप बाकी एग्जाम्स में भी अप्लाई नहीं कर पाते। तो आपका ना एक ओवरऑल प्लान पहले बनाइए कि अगर इस साल तक मेरा ये सिलेक्शन हो गया तो मैं ये करूँगा, ये सिलेक्शन नहीं हुआ तो फॉर एग्जांपल मैं हायर स्टडीज़ में करके या किसी और जॉब के साथ, एक अन्य जॉब के साथ किसी अन्य जॉब की तैयारी करना। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। या फिर आप किसी NGO में काम कर सकते हैं, आप समाज में अपना योगदान दे सकते हैं और साथ ही साथ किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एक ब्लूप्रिंट, ऐसे नहीं कि बस बैठे हैं पढ़ रहे हैं, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो अगला एग्जाम देंगे, ऐसे नहीं। एक आपका ओवरऑल प्लानिंग होनी चाहिए अपने लाइफ की। हाँ, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। थर्ड इज वॉकिंग द टॉक, मतलब आपने जो भी प्लान बनाया है आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। तो दैट एग्जीक्यूशन शुड नॉट बी वेग। आपको हर दिन देखना है कि एक एक दिन मेरा यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज होता है ना, जैसे बोलते कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। तो अगर आप सोचेंगे परफेक्ट हो कि भाई मैं बिल्कुल 8 घंटे पढ़ाई करूं और बिल्कुल मेरे सारे नोट्स बन जाएं, सारी रिवीजन हो जाए, सारी टेस्ट सीरीज हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। पर कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। अगर आप हर दिन पढ़ेंगे, हो सकता है आज नोट्स ढंग से ना बन पाए, हो सकता है आज आपका टेस्ट सीरीज बहुत गंदा जाए, हो सकता है एक दिन आपका मन नहीं लग रहा, बट स्टिल यू सिट, आप रीडिंग कर लीजिए। आपको नोट्स बनाने का मन नहीं करा, यू डू समथिंग एल्स, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, आप
4 घंटे पढ़ने का मन नहीं कर, आप 2 घंटे पढ़िए, बट यू डू नॉट हैव टू ब्रेक योर स्ट्रीक, क्योंकि उससे आपका एक जो मेंटल क्वालिटी रीडिंग होनी चाहिए। हाँ, क्वालिटी देखिए, हम वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम मशीन नहीं है। तो अगर हम सोचें कि मैं हर दिन अपने पीक पे परफॉर्म करूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे दिन आएंगे, देयर ऑलवेज बी अप्स एंड डाउन्स। कभी आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, कभी क्वालिटी आपकी बहुत ख़राब होगी, कभी आपका मूड ख़राब होगा, आपका मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता, पर आपको अपने मूड को, अपने डिसिप्लिन पे हावी नहीं होने देना है। दैट इज़ द बॉटम लाइन। आपका जैसा भी मन है, मन नहीं है, यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप, यू हैव टू सिट डाउन, आपको कंसिस्टेंटली करना है। और वही इकलौता रास्ता है। देखिए, जो हमारा ड्रीम है और जो हमारी रियलिटी है, उसका जो गैप है, लोगों को लगता है वो गैप हम सुख सुविधाओं से करते हैं या फिर किसी प्रकार के गाइडेंस से अचीव कर लेते हैं, पर वो जो गैप है हम अपनी ज़िद से अचीव करते हैं। अगर अंदर ज़िद है ना कि मुझे करना है, तो जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको, जैसे अभी हम अतुल की बात कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे यशस्वी जायसवाल की बात करें, चाहे हम रिंकू सिंह की बात करें, स्पोर्ट्स में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं। यशस्वी जायसवाल का मैं देख रही थी, आज़ाद मैदान के पास ही यूज्ड टू सेल पानी पूरीज, टुडे ही इज़ प्लेइंग फॉर इंडिया। तो आपका जो भी प्लान है करियर में, इट्स नॉट एसेंशियली फॉर स्टडीज़। आपके अंदर एक ज़िद होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी भी आ गई आपकी, then you have to be exam ready. That is the final step. If at all you're preparing for the exam. अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो you have to be market ready. तो जो आपका टारगेट है, अल्टीमेट टारगेट है आपका, चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल है, चाहे वो आपका कस्टमर बेस है, आपको उसके लिए खुद को इक्विप करके, फोकस करके टारगेट करना है। इन द सेंस, आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, आपको सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है, आपको लगातार टेस्ट सीरीज करके खुद को पेस करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, आपको अपने वीक पॉइंट्स को विद इन टाइम फिक्स करना है, आपको रिवाइज करना है। एग्जामिनेशन हॉल में व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी फॉर रिटेंशन? आपने बहुत पढ़ लिया, आपने बहुत रिच सोर्सेज से पढ़ाई कर ली, पर आपको लिखते वक्त याद ही नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो क्या फ़ायदा उसका? मतलब आपकी एक स्ट्रैटेजी तभी तक प्रभावी है जब तक वो आपको रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाए। तृप्ति जी, बहुत सारा कंटेंट है, मतलब ऑनलाइन कंटेंट तो कितना सारा बहुत हो गया, ज़्यादा। बट उसमें भी कौन सा अच्छा कंटेंट है, क्रेडिबल कंटेंट है जो आपके काम आएगा, ये कैसे चूज करे कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी जो तैयारी कर रहा हो? देखिए, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है और ये कई बार डिस्ट्रैक्शन का कारण बनता है। मैंने देखा जो लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ही डिस्ट्रैक्शन का, बिकॉज वंस यू लॉग इन, आप ब्राउज करना शुरू करते हैं, इतने सारे फीड में सजेशन आने लग जाते हैं, वीडियोस आने लग जाते हैं, यू जस्ट गेट लॉस्ट इन दैट फ्लड। मेरा अपना ये मानना है कि आपका जो फंडामेंटल्स हैं प्रिपरेशन के, दैट शुड बी ऑफलाइन। आप पहले तैयारी स्टैंडर्ड बुक्स से करिए, आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, आप जनरल स्टडीज़ की बुक्स पढ़िए, आप जो भी आपके सिलेबस की बुक्स हैं, कन्वेंशनल बुक्स, हार्ड कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, आप प्रॉपर ऑफलाइन मोड में पहले तैयारी करिए। देन स्लोली जब आपका फोकस, आपका प्रिपरेशन लेवल, आपका डिसिप्लिन थोड़ा बेटर हो जाए, तब स्लोली आप ऑनलाइन पे शिफ्ट करिए। अगर आप तैयारी की पहली स्टेज में ऑनलाइन में घुस जाएंगे तो आपका वो मोमेंटम ही नहीं बन पाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है, जब एक बार आप 4-5 महीने पढ़ लेते हैं ना, और आपका वो स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है कि हाँ, मुझे पढ़ाई में आप घुस चुके हैं, आपको कोई फोकस का इश्यू नहीं है, देन स्लोली यू शिफ्ट टू ऑनलाइन सोर्सेज। और चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ऑफलाइन कंटेंट भी इट्स इमेंस, इट्स ह्यूज, और वो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब ऑनलाइन कैन नॉट कंपनसेट फॉर द ऑफलाइन कंटेंट एंड वाइस वर्सा, वो दोनों अलग अलग कैटेगरी है। तो आपको यू हैव टू बी वेरी वाइज कि उससे आप खुद को। बट सारे लोग तो नहीं निकल पाते ना, तो जो लोग नहीं निकल पाते हैं, जाहिर है एक जब आपको अपना डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलता तो आप बहुत डिस्ट्रेस में रहते हैं। इससे बाहर कैसे निकल रहे आदमी? देखिए, स्ट्रेस है, चाहे एंग्जाइटी है, इवन कंपैरिजन, इट्स वेरी रियल। और आई थिंक हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ना उतना एड्रेस भी नहीं करते हमारी सोसाइटी में, नॉट जस्ट एग्जामिनेशन, इवन रिलेशनशिप्स में, इवन एक बार एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो लोग जॉब सेक्टर में, दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, जो अपने वर्क लाइफ की स्ट्रेस है, बहुत ही अंडररेटेड है ये एस्पेक्ट कि इस स्ट्रेस को बच्चे कैसे मैनेज कर पाए। इस पे चर्चा भी नहीं होती, स्टिग्मा टाइप का है। मतलब कोई बात ही नहीं करना चाहता, या ऐसा करता कि नहीं, बस चलता रहता है, बस बाकी अब ठीक हो गया। इवन पेरेंट्स एट टाइम्स फेल टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज इन द चिल्ड्रन।
तो बहुत ज़रूरी है कि एक पीयर ग्रुप होना चाहिए, आपकी दोस्ती या आपके कज़न्स या कोई भी आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी आपका एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, आपके टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान हॉबी को परस्यू करना चाहिए, हॉबी को परस्यू करना चाहिए, कोई भी ऐसा इंसान जिससे अपनी बातें आप कह पाएँ और वो इंसान आपको सही चीज़ बता भी पाए या कम से कम सुन सके आपकी बातें। अब वेस्ट में थेरेपी का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं आया, लेकिन आपको ऐसा श्रोता चाहिए जो आपकी समस्या को सुन सके और आपको ये एहसास दिला सके कि हाँ सब ठीक होगा। तो वो पीयर ग्रुप देखिए होता कि हम सोशल मीडिया में और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम जो रियल लाइफ कनेक्शंस हैं उनको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो दैट इज़ द मेजर आयरनी कि आपके सोशल मीडिया में बहुत फ्रेंड्स हैं बट रियल लाइफ में यू डू नॉट हैव 2 और 3 पीपल जिनको आप एक रियल अपना जो कोर और क्रूड एस्पेक्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया इज सिलेक्टिव। आपकी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है एवरीथिंग यू आर फोकसिंग एंड डिस्प्लेइंग फॉर पीपल टू कंज्यूम, लेकिन जो आपके रियल प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रेस है, जो फेलियर है, रिजेक्शन है, डिजेक्शन है, उसको आप किससे शेयर कर पा रहे हैं? वो एक नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हॉबीज़ बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जैसे बोलते हैं ना, बिजी हैंड्स काम माइंड। अगर आप लिखें, कुछ भी करें, गार्डनिंग कर लें, खुद को व्यस्त रखें, तो आपके मन को वो एक शांति प्रदान करता है। मेडिटेशन अनदर बहुत अच्छा टेक्निक है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं बहुत सारी। तो उस रास्ते पे चलने से पहले आपको ये स्वीकार करना होगा कि समस्या है, तभी उसका समाधान हो पाएगा। इनफैक्ट वॉक करने से बहुत मतलब इट्स एस्टैब्लिश्ड, रिसर्च एस्टैब्लिश्ड है कि आप नेचर में वॉक करें, इट रिड्यूसेस योर स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल लेवल्स ट्रेमेंडसली। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इट, पर हमें पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज है, स्पोर्ट्स है, इट्स वेरी एसेंशियल। तो कुल मिलाकर अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपने का एक तो आप अपने पैशन को परस्यू करिए, सबसे बढ़िया। और दूसरा साथ ही साथ अगर जो आपने कहा मेंटल हेल्थ, ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, आपने बिल्कुल सही कहा, हम इसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। तो मुझे लगता है माँ बाप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल, पेरेंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। हम लोगों की ना एक सोच हो गई, पहले हमारे यहाँ कहते थे तुमर चल चल के बना डॉक्टर बना या इंजीनियर बन जा या वकील बन जा। अभी तो बहुत सेक्टर वास्ट है ना, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बिल्कुल अलग डोमेन पे, हाँ अलग डोमेन पे चल रही है। तो दूसरा मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि हमारे सारे लोग सोचते हैं कि एक बार सिक्योर कर लें गवर्नमेंट जॉब, हमारी लाइफ बन जाएगी। इससे भी बाहर आने की जरूरत आपको लगता है? बहुत जरूरत है कि सबको तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं, लिमिटेड जॉब्स हैं साहब, एंड वी हैव टू थिंक अबाउट क्रिएटिंग जॉब्स। हम कब तक सीख करेंगे जॉब? अगर आप एक अच्छे सफल सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, यू एंड अप एम्प्लॉइंग अदर पीपल। तो एक बड़ी सोच, एक बड़ा विजन अगर हम रखें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास बहुत नेचुरली वी आर ब्लेस्ड, मतलब उत्तराखंड में प्रकृति और संस्कृति दोनों है। तो आप प्रकृति के इतने करीब हैं, आप एडवेंचर टूरिज्म कर सकते हैं, आप खुद एडवेंचर एंथुसियास्ट हैं, पैराग्लाइडिंग है, स्कीइंग है, माउंटेनियरिंग के कोर्सेज कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। इट्स एंजॉयबल फॉर यू, इट्स एन एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू। अपनी खुद की आप इस तरह की छोटी कंपनीज या ग्रुप्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो अच्छे से एडवेंचर टूरिज्म करा सकें। आप बहुत सारे नेचुरल थेरेपेटिक चीज़ें हैं जो हर्बल या मेडिसिनल प्लांट्स हैं, आयुर्वेद में हैं, योगा है, फिजियोथेरेपी, बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेट मेडिसिन्स हैं जिसका जो ओरिजिन है इन दीज रीजन्स। बहुत अच्छा रिसर्च वर्क चल रहा है इन दो सेक्टर्स। उसके अलावा जो आपका टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का हमारा सेक्टर है, दैट इज़ ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज इट्स बूमिंग लाइक एनीथिंग। तो ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब इज़ दी ओनली सेक्टर। अपने घर परिवार से जुड़ते हुए, इस पूरी संस्कृति में रहते हुए, अपने घर के करीब रहते हुए, मिलेट्स हैं, मिलेट्स का इतना रेज हो रहा है, तो वाई कांट वी ग्रो मिलेट्स अगेन? जो हमारे पुरखे थे पहाड़ों में, मडुआ, झंगोरा, हम सब जानते हैं, मतलब ट्रेडिशनल फूड का पार्ट रहा है। और अभी मिलेट्स की कितनी डिमांड है, बहुत रेज है, इंटरनेशनली इट्स रेज। तो वाई कांट वी गो बैक टू दी रूट्स, वाई कांट वी फ्लरिश व्हाट वी हैव, है ना? तो बहुत साइलोज में नहीं सोचना चाहिए। एक ज़माना ऐसा आ गया था कि लोगों का ये था कि पहले इंजीनियरिंग कर लेते हैं, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है, इट्स लाइक अ स्टेपल बेसिक डिग्री, बट इट्स नो लॉन्गर दैट वेज। अभी इवन इन जॉब एरेना, जैसा आपने बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इवन फाइनेंशियल सेक्टर्स में बहुत चेंजेस आ गए हैं। अगर आप मैनेजमेंट की बात करें, पहले मैनेजमेंट मतलब लोग फाइनेंस, HR 2-3 स्ट्रीम्स में ही सोचते थे। अभी इतने स्पेशलाइजेशंस हैं जो आप इवन एग्री बिजनेस में या इन प्राइमरी सेक्टर्स, अगर आप स्पेशलाइजेशन देखिए ना, बहुत ज़्यादा है। तो देयर इज नो
एंड टू पॉसिबिलिटीज, पर आपको उस सोच से बाहर निकलना होगा कि ये सेट ऑफ एग्जाम है और उसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है, एंड दैट वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू टू एक्सप्लोर इट। और आपका एक यूनिक आइडिया जो है वो कब काम कर जाए कोई नहीं जानता, लाइक उबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, लेकिन हमारे साथ एक दिक्कत है ना, आप तो उत्तराखंड से है, हमारा पहाड़ी व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप पे जाने से डरता है, रिस्क लेने से डरता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखने से डरता है, वो एक सिक्योर जॉब की तरह जाता है, फिर चाहे उसमें एक बहुत ही मैं कहूँगा जितनी भी सैलरी मिलती है उसमें खुश रहता है। आपको लगता है हमें इस माइंडसेट से बाहर निकल के हमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करनी होगी? अब तो कम से कम वो समय आ गया है कि गुजराती जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाता है, हमारे यहाँ के लोगों का पहला प्यार जो है फौज है, दूसरा प्यार है कि गवर्नमेंट जॉब्स कर लें, तीसरा प्यार है होटल में काम कर लें। लेकिन आपको लगता है जिस तरह से हमारा सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, हम एक टूरिज्म स्टेट हैं, आपने कहा भी एडवेंचर टूरिज्म में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हमें ये रिस्क लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। और देखिए रिस्क से ही गेन है लाइफ में। तो अगर एक मीडियोकर लाइफ आपको जीनी है तो आप रिस्क से खुद को बचा सकते हैं, पर किसी भी सेक्टर में, इवन जो ग्लोरी प्राप्त करते हैं ना कोई रिस्क अपनी लाइफ में लेते हैं। मैं किसी जॉब की बात नहीं कर रही, सरकारी या प्राइवेट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रही, मैं एक इंटरनल नेचर की बात कर रही हूँ। जब तक आप लाइफ में रिस्क लेना नहीं सीखेंगे, बच्चा भी जब चलना सीखता है ना, पहला कदम लेता है तो वो रिस्क लेता है एक, तभी वो चलना सीखता है। तो जब तक रिस्क एपेटाइट नहीं होगा किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक फियर ऑफ फेलियर हमें खींचता है पीछे। बट एट टाइम्स देयर कम्स अ सिचुएशन व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज। मतलब भाई अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, यू हैव नथिंग टू लूज। तो फियर ऑफ फेलियर आपको प्रोग्रेस से ही रोक रहा है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे पास कोई कमी हो। एक मानसिकता रहती है कि हम पर्वतीय क्षेत्रों के हैं या दूरस्थ क्षेत्रों के हैं तो कोई डिसएडवांटेज है। इवन चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में इतने एक्सेप्शनल फुटबॉलर्स, अगर देखा जाए तो बहुत सिमिलर ज्योग्राफी है। और चाहे टी की हम बात करें, चाहे एक्सेप्शनल फुटबॉलर्स, स्पोर्ट्स की हम बात करें, एक्सेप्शनल फुटबॉलर्स की बात करें, हमारी बेरीनाग के टी को टी क्वीन का खिताब मिला है। बहुत अच्छी चाय हमारी चमोली के दूरस्थ इलाकों में बहुत अच्छी, गैरसैंड के आसपास बहुत अच्छी चाय पत्ती, इवन नेचर है ना, नेचर हमें सपोर्ट करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर हम अपने आसपास झांकें और उसको अप्रिशिएट करें। सीबकथॉर्न इज लाइक अ मिरेकल, उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। तो जो दूरस्थ क्षेत्र हैं हमारे, अब सीबकथॉर्न जूस धीरे धीरे पॉपुलर होने लग गया। ऐसे बहुत सारे नेचर की ब्लेसिंग्स हैं जो चारों ओर हैं हमारे, ग्लोबली दे आर वैल्यूड। इवन टर्मरिक, इसकी इतनी वैल्यू, मतलब ये तो एक इस्टेब्लिश्ड केस स्टडी है। तो ऐसे बहुत सारी हर्ब्स हैं, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एरोमेटिक प्लांट्स हैं, बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर इनफैक्ट। तो बहुत सारे प्राइमरी सेक्टर में मुझे लगता है खासकर ग्लेशियर के नीचे जो हमारा पूरा, जिसको भाई हम कहावत है ना, हमारे बजरंगबली भी तो हमारे यहाँ जड़ी बूटी लेने आए थे, तो ये तो हाँ बिल्कुल, तो ये जड़ी बूटियों का तो ये पूरा संसार है हमारे पास। तो उसमें हम स्पेशलाइजेशन अगर करें, अपनी एजुकेशन को अलाइन करें उससे, और उसी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं, उसी में हम, क्योंकि इतनी सारी सब्सिडीज हैं, उनका फ़ायदा उठाएं, कोई छोटी यूनिट एस्टेब्लिश करें, कुछ युवा मिल के आगे बढ़ें। तो ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक ब्लेसिंग्स हैं हमारे पास इस प्रदेश में, एक ऑल्टीट्यूड की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, और जो हमारे जिजीविषा है एक पर्वतीय क्षेत्र में रहते हुए, एक मेहनत इंटरनली, जैसे आपने कहा ना कि रिस्क कम लेना चाहते हैं या फिर नौकरी की तरफ प्रेफरेंस ज़्यादा है, पर कुछ एडवांटेज भी हैं। हमारा स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, धैर्य बहुत ज़्यादा है। तो उस तरह से जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको अगर हम यूटिलाइज करें तो ऐसे बहुत सारे, द वर्ल्ड इज चेंजिंग। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे बकरवाल, उन्हें नेचर ने कैसा स्किल्ड किया है। आप सोचिए, जब सब लोग, मतलब सारे लोग नीचे आ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, बगरवाल ऊपर रहते हैं, तो उनको नेचर स्किलिंग मिली है। तो जब हमारे पास ये सब कुछ है तो मुझे लगता है, तृप्ति जी, सवाल इस बात का है जो आपने शुरू में भी कहा ना, आपकी लाइफ के लिए भी, एज ए स्टेट पर्सपेक्टिव से भी, जो आपकी ताकत है आप उस पर काम करिए। नेचर हमारी ताकत है जो हमें सबसे ज़्यादा, हमारी प्रकृति ने बहुत मैं कहूँगा ब्लेस किया है, तो उस पे हमें काम करना चाहिए इसमें, और उसको बचा के भी रखना चाहिए, उसका संरक्षण, संवर्धन भी करना चाहिए। हाँ। और उस फायदे को
अपने जीवन में इस्तेमाल कहीं करें। आपको लगा कि हम नेचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तब आपको चिंता हुई? आपने कहा कि आपने सबसे ज्यादा स्ट्रेस किया कि भाई बचा के भी रखना होगा। हाँ, बचा के भी रखना है। एंड एज सिटीजन्स वी ऑल हैव दिस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें बचा के भी रखना है। मतलब वो केवल दोहन के लिए नहीं है कि हम कहें हमें इतना कुछ मिल रहा है, हम उससे अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, हम मिलेट्स भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत कुछ है जो ये प्रकृति हमें देती है और यहाँ का युवा उससे स्वरोजगार कर सकता है। बहुत ट्रेमेंडस स्कोप है। साथ ही साथ जो हमारे पास है उसको बचा के भी रखना चाहिए। और प्लांटेशन हो, चाहे आपके नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हो, एक आंतरिक जुड़ाव उससे होना चाहिए। जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों को हमेशा से रहा है, मतलब जो भी पर्वतीय क्षेत्रों में पले बड़े वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि एक वो जैसे कहते हैं ना, आपके जीवित व्यक्ति की तरह सम्मान प्रकृति को मिलता है। जो हमारे प्राकृतिक सिंबल्स हैं, सिंबलिज्म जो है, इट्स वेरी डीप। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको हम अप्रिशिएट करें कि नेचर इज़ टू बी वर्शिप्ड, नेचर इज़ नॉट टू बी एक्सप्लॉइटेड। हमारा तो शुरू से ही, अगर हम बचपन से भी देखें तो हमें क्या सिखाया? आप सूर्य को अर्घ देना, आप मंदिरों में पूजा करना, है ना। हमारे यहाँ तो घर में अगर खेत में मक्का भी होती है, जाओ पहले अपने एड़ी थान चढ़ा के आ जाओ, या कुछ भी घर में बना रहे हो तो पहले भगवान को चढ़ाओ। तो ये तो हमारे डीप रूटेड कल्चर है। मुझे लगता है हमारी जनरेशन को भी शिफ्ट होना चाहिए। एक और बात जो मुझे लगता है जो उत्तराखंड के सामने चैलेंज है, दैट इज ड्रग फ्री उत्तराखंड। हम ड्रग्स से कैसे अपने युवाओं को बचाएं? बिकॉज क्या है कि आपके जो लोग हैं वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं कहूँगा कि आपकी इकोनॉमी जो है वो इन्हीं के हाथों पे निर्भर है। जब ये अगर ड्रग में फंस जाएंगे तो फिर आपकी तो इकोनॉमी भी आने वाले समय में स्टेट में कोलैप्स हो जाएगी। तो आप तो बिकॉज पुलिस पे हैं, तो कभी आप सोचती हैं कि ये एक बड़ा नॉर्मस चैलेंज है, कैसे मीट आउट करेंगे हम इससे? देखिए, बहुत ट्रेमेंडस चैलेंज है और बहुत हमारे युवा साथी भी इस चैनल से आज जुड़े होंगे। देखिए, ड्रग का जो इशू वो एक दिन में नहीं आता। जो शुरुआत होती है ना, ये होती है चलो ट्राई कर लो, है ना। इवन कैफीन के इंटेंस हाई डोजेज आते हैं जो कई लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए उसको यूज़ करते हैं कि नींद ना आए। तो हाई डोजेज ऑफ कैफीन इज ऑल्सो हैविंग अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन योर माइंड। वहाँ से शुरुआत, दे आर लाइक स्टेप्स, दे आर लाइक गेटवे ड्रग्स, है ना। वीड कर लेते हैं लोग कि अरे वीड तो ड्रग्स ही नहीं होती। मतलब आई एम रियली अघास्ट कि मतलब किस तरह की बातें लोग करते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जो गेटवे ड्रग्स हैं, या फिर पार्टी, चलो आज थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए ये ट्राई कर लो, आज पार्टी है चलो आज ये ट्राई कर लो। इट डजंट स्टार्ट एज ड्रग अब्यूज, इट स्टार्ट्स एज एक्सपेरिमेंट, इट स्टार्ट्स एज स्ट्रेस रिलीफ, है ना। उसकी जो शुरुआत ये होती है कि हाँ चलो एग्जाम है, नींद नहीं आएगी, अच्छा आज एग्जाम बहुत ख़राब हो गया, स्ट्रेस हो रहा है, चलो ये ट्राई कर लो, अरे आज पार्टी है, एंजॉय करना है, चलो ये ट्राई कर लो। तो शुरुआत एकदम से नहीं होती, वो धीरे धीरे होती है। पर जो ये ड्रग्स हैं, ये अपने ब्रेन को और पूरी बॉडी को इस तरह से इम्पैक्ट करते हैं कि आप उसके गुलाम बन जाते हैं। मतलब योर बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज, योर माइंड डिस्ट्रॉयज, आपकी डिसीजन टेकिंग पावर्स, आपका मतलब इट्स हॉरिफिक। मतलब उसके जो इम्पैक्ट हैं आपके पूरी पर्सनैलिटी पे, अगर कभी किसी को बताना हो ना कि ड्रग्स का क्या इम्पैक्ट है, जो नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पे जाके अगर हम देखें, इट्स वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को एक तो अवेयरनेस दें हम, प्लस जो उनका तनाव है या जो समस्या है उससे भागने की बजाय उसको फेस कैसे करना है, या मिल के बातचीत करके, या एक पीयर ग्रुप बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल से कई बार बच्चा पुश होता है टुवर्ड्स दीज एक्टिविटीज़। एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, जो अनयूजुअल एक्टिविटी है, जैसे बच्चे का गुमसुम रहना, बात ना करना, आंखें लाल रहना, या पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान देना बंद कर देना, या सडनली बहुत ज़्यादा सो रहा है, सडनली स्लीपलेसनेस है, कुछ सडन बिहेवियरल चेंजेस, एग्रेशन बहुत बढ़ जाना, देयर आर सम सर्टन इंडिकेटर्स। तो उन इंडिकेटर्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एज अ सोसाइटी वी शुड बी अवेयर कि एक दिन में नहीं समस्या शुरू होती, धीरे धीरे शुरू होती है। फिर जब बच्चे को या युवा को ड्रग पे डिपेंडेंस होती है, इट लीड्स टू पेटी थेफ्ट, क्योंकि पैसा चाहिए। कुछ लोग पेडलर्स बन जाते हैं कि वो बेचते भी हैं, फिर उससे खुद कंज्यूम भी करते हैं। कुछ लोग चोरी शुरू कर देते हैं, तो क्राइम रेट्स भी उससे इम्पैक्ट होते हैं। घर में सामान अचानक गायब हो रहा है, पर्स से पैसे चोरी हो रहे हैं। मतलब ये सब बातें ध्यान देने की हैं। ये सब इंडिकेटर्स हैं कि समथिंग इज़ नॉट राइट विद द हैबिट्स ऑफ द चाइल्ड और द यूथ। तो एक सेंसिटिविटी पेरेंट्स में और पीयर ग्रुप में भी होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली बार बार एम्फेसाइज करना चाहूँगी, डू नॉट ट्राई, इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एट ऑल। ट्राई ही नहीं करना है आपको। से नो टू ड्रग्स मतलब एट स्टेप 1 ट्राई करने लायक चीज़ भी नहीं है। इट विल एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय योर करियर्स, इट विल एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय योर बॉडी एंड माइंड। मतलब इट्स वेरी डेंजरस
challenge for the society as a whole. बट आफ्टर ऑल आई थिंक दे आर विक्टिम्स एक्चुअली, हाँ, they वो are, विक्टिम they बन are, जाते they हैं। are. और मुझे लगता है फिर पुलिसिंग का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बिकॉज हमें बर्स्ट करने होंगे ऐसे पेडलर्स और ये ऐसे पूरे जो लोग, पूरा गिरोह है, इनको किसी भी हाल में बख्शना नहीं होगा। और लगातार कार्रवाई चल भी रही है। देखिए पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है। अगर आप डेटा देखें तो बहुत अच्छा ट्रेमेंडस वर्क इस फील्ड में हुआ है। और डेटा और स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड पुलिस ने रेगुलरली बहुत अच्छे काम ड्रग इन्फोर्समेंट में किए हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इट्स अ सोशल प्रॉब्लम एज वेल। तो उसमें होलिस्टिक, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। इन्फोर्समेंट इज जस्ट वन पार्ट, लेकिन जो बाकी उसके एस्पेक्ट्स हैं और हम उस पे लोग भी हमें ज्यादातर फोकस एनफोर्समेंट में करते हैं। इक्वली ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि बच्चा उसकी गिरफ्त में ना आ पाए। तो चलिए अब थोड़ा कल्चर की बात करें। पहाड़ में आपको क्या अच्छा लगता है? पहाड़ में सब कुछ अच्छा लगता है। सब पहाड़ का कुछ नहीं, खाना कुछ तो खाना ऐसा- बहुत अच्छा लगता है। खाने में जैसे खाने में मडुआ अच्छा लगता है, मडुए की रोटी अच्छी लगती है, झंगोरा तो आप अच्छा अपनी लगता ईजा से है। क्या कहती हैं कि जब भी आप जाती हैं कि मैं क्या खाऊंगी? जैसे मैं तो हमेशा डिमांडेड रहता हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। आपको क्या? मेरी मम्मी एक यूनिक सब्जी मिक्स बहुत अच्छी बनाती हैं। वो जिसे कहते हैं ना जैसे गाबा होता है, गाबा, मूली होती गाबे है। की सब्जी वो कहीं उस टेस्ट की मैंने खाई नहीं। गाबे की सब्जी, उसमें मूली, भिंडी, गाबा सब वो सब डालते मिक्स हो। रहता है। वो पहाड़ी मिक्स वेज Green, है ना? हाँ पहाड़ी मिक्स वेज है, बट उसका टेस्ट इट्स अनपैरेलल्ड और वो कहीं मिलता नहीं है। कद्दू का जो टुक्का होता है, हाँ, कद्दू के टुक्के की सब्जी, वो भी बहुत वो भी पहाड़ी tasty- मिक्स वेज हाँ, में ही डल पहाड़ी जाती मिक्स है। वेज में डल जाती है। और वैसे मैं सब कुछ खाती हूँ, मतलब तोरई, लौकी, जो लोग कहते हैं ना कि सब्जियां पसंद नहीं है, मेरे को वो सारी सब्जियां पसंद है समझ। तो पहाड़ी कुजीन बहुत हेल्दी भी है और बचपन से हम खाते आए और हैं तो मुझे वो टेस्ट लगता है कि डेवलप हो अब जाता समय है। आ गया हमें अपने पहाड़ी कुजीन को उसका विस्तार करने की भी करना जरूरत है। चाहिए। बिकॉज जो टेस्ट, जो प्योरिटी हमारे कुजीन में है वो बहुत अलग है ना? बिकॉज ब्लेस्ड विद नेचर, हम तो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है अगर मैं कहूँ। Organic। तो ये एक फायदा है। कल्चर की अगर मैं बात करूँ, मैं कहीं आपको गाते हुए भी सुन रहा था, तो जी, मैं ये गाती हूँ। आपकी हॉबी में है? हाँ मैं गाती हूँ। गाती हैं आप रेगुलर? हाँ मैं गाती हूँ। मैं हिंदी गाने भी गाती हूँ, पहाड़ी गाने भी, मैं कविताएं भी लिखती हूँ। और आपकी एक बुक आई थी ना? मेरी 2 बुक्स 2 बुक आ गई हैं 2017 में, मुझे याद है। 2 बुक्स आ चुकी है मेरी। अच्छा। एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। हाँ, तो वो जो आपने जो कविताएं लिखी वो शुरू से ही शौक था या? जी, बचपन से शुरू शौक से है। ही? तो आपने उसे नोट डाउन करना तब से शुरू कर दिया? मेरी पुरानी कविताएं तो क्लास 6 से भी है मेरे पास। अच्छा। जी, बहुत पहले से, बट बहुत सारी खो जाती हैं, कुछ रहती हैं, कुछ खो जाती है। बट लार्जली आई हैव अ हॉबी ऑफ राइटिंग पोएट्री। अभी भी लिखती हूँ मैं। और पब्लिश हालांकि 2 ही किताबें हुई, बट बहुत सारा अनपब्लिश्ड। तो मुझे एक कोई अच्छी सी पोएम सुना दीजिए। एक गाना तो सुनाना ही है, एक पोएम भी सुना दीजिए जो आपकी अभी तक फेवरेट रही हो। तो वन ऑफ माय फेवरेट पोएम्स इज मुकम्मल। ये मेरा जो पब्लिश्ड पोएट्री कलेक्शन है उसमें है। और सिंस हम पहाड़ों की इतनी बातें कर रहे हैं, एक मेरी अनपब्लिश्ड पोएम है जो मैंने पहाड़ों के ऊपर ही लिखी है। वो मैं आपको एज अ बोनस आपको सुनाऊंगी। इट इज येट टू बी पब्लिश्ड इन माय अपकमिंग बुक। तो ये पोएम है मुकम्मल। इस ख्वाब का एक मुकम्मल अंजाम होना चाहिए। ख्वामख्वाह मेरे दिल को यूं बहला रहे हो तुम, मगर रिहाई का अब तो एक फरमान होना चाहिए। क्या बात है। इस ख्वाब का एक मुकम्मल अंजाम होना चाहिए। मेरी आरज़ू, मेरी कोशिशें, मेरी ख्वाहिशें, मेरी बंदिशें, तोड़ ना दे दम कहीं आराम होना चाहिए। इस ख्वाब का एक मुकम्मल अंजाम होना चाहिए। जा रहे हो साथ लेकर सांस भी, मेरी रूह भी, मौत का तो खेल कुछ आसान होना चाहिए। इस ख्वाब का एक मुकम्मल अंजाम होना चाहिए। क्या बात है। शमा ने बुझने का वादा कर दिया है वक्त से, कायदा है अब उसे कुर्बान होना चाहिए। इस ख्वाब का एक मुकम्मल अंजाम होना चाहिए। क्या बात है। ये आपने बढ़ लिखी रही कब थी है। लेकिन? अरे तो बहुत लंबी है। तो आपके दोस्त लोग भी कहते थे कि तृप्ति एक काम करो, तुम जरा एक, अब अच्छा मूड थोड़ा खराब है, थोड़ा सुनाओ ना कुछ। सुनाती थी, मतलब इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव वो प्रिविलेज, मतलब हर किसी को नहीं सुनाती थी मैं बहुत सालों से लिख रही हूँ। अच्छा। बट आई एम वेरी कंजर्वेटिव अबाउट शेयरिंग माई पोएम्स। बहुत कम लोगों ने सुनी है मुझसे मेरी कविताएं। इनफैक्ट आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम मैं किसी वीडियो पे अपनी पोएम बोल रही हूँ। इट्स द फर्स्ट टाइम एट ऑल। तो आई हैव बीन वेरी वेरी सीक्रेटिव अबाउट इट टू एन एक्सटेंट। बट व्हाई सीक्रेटिव? मतलब जस्ट मेरी पर्सनल हॉबी है वो। मतलब मुझे अच्छा। किसी को दिखाना नहीं था कि मैं लिखती हूँ। आई हैव बीन राइटिंग तो आप सिंस अ किसको लॉन्ग टाइम। सुनाती हैं? नहीं आप मतलब सर को सुनाती हैं अकेले में कि मेरे चलो आज husband- आपको सुनाती हूँ? हाँ, ही लाइक्स इट, सुनाती हूँ। कोई अच्छी अच्छा। लिखती है तो मैं सुनाती हूँ कि जस्ट लिसन कैसी लग रही है। उनके लिए नहीं लिखी आपने कोई? लिखी है, बिल्कुल लिखी वो नहीं कहते हैं कि भाई तुमने इतनी लिखी, एक आध हमारे लिए भी लिख दो? नहीं लिखी है, ऐसा नहीं है। अच्छा। और जब कुछ अच्छा लिखते हैं तो ऑब्वियसली शेयर करते हैं हाँ। कि ये अच्छी लिखी है, देखो कैसी लग रही है। तो ही प्रेजेस इट, ही गिव्स अ वेरी गुड फीडबैक आल्सो।
तो वो अलग चीज़ है, बट एज अ पब्लिक फीडबैक बैलेंस रहता है, क्योंकि वाइब सुना रही है तो फीडबैक बिल्कुल पॉजिटिव ही रहना चाहिए। नहीं, ये प्रेशर तो नहीं क्रिएट होता। नहीं, ही इज अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। इवन जैसे जो भी मेरे वीडियोस होते हैं, ही गिव्स वेरी गुड फीडबैक्स कि इसमें ये आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इट्स गुड, इट्स नॉट सो गुड। इज वेरी गुड, यू नो, माय स्ट्रेंथ। आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? इट्स लव कम अरेंज। लव का मैरिज। तो लव का मैरिज इन द सेंस कि फैमिली मान गई थी? हाँ। हाँ, चलिए बहुत ही अच्छा है। और सर कहाँ है? ही इज IRS इनकम टैक्स, करंटली एट देहरादून। तो आप उनके लिए कुछ लाइन कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं इस पॉडकास्ट से। इसको बिल्कुल लोगों को बता दीजिए आप। आप मुझे ना बिल्कुल, मुझे लगता है वो बहुत खुश होंगे कि चलो सार्वजनिक तो मेरे लिए पोएम बोली। अनकंफर्टेबल, क्योंकि एक तो मैं पोएट्री बिल्कुल नहीं बोलती पब्लिकली। पहले मैं उसी में अनकंफर्टेबल हो गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे मैंने कविता की किताब लिखी तो कई लोग मुझे रिक्वेस्ट करते थे कि अब आप कवि सम्मेलन में आना शुरू कर दीजिए। तो मैंने कहा मैंने, अच्छा है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई एम वेरी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माई राइटिंग। मतलब आई राइट अ लॉट बट समहाउ आई डू नॉट शेयर। तो मैंने पोएट्री की जो 2 बुक्स भी निकाली, मेरे बहुत फ्रेंड्स ने इंसिस्ट किया कि यार तुम क्यों नहीं पब्लिश करती, व्हेन यू हैव सो मच ऑफ यू नो कॉर्पस ऑफ वर्क, यू शुड गेट इट पब्लिश्ड। इनफैक्ट फिर कुछ चीज़ें ऐसी रही, कुछ अच्छी गाइडेंस मिली, तो इट जस्ट गॉट पब्लिश्ड। बट मेरे को पर्सनली ऐसा कोई ख्वाबों के खत ना आपकी बुक का नाम। तो मुझे ऐसे कवि सम्मेलन टाइप या रिसाइटल का मैं बहुत कॉशियस हो जाती हूँ अपनी पोएट्री के रिसाइटल के लिए। तो इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैं अपनी कोई पोएम शेयर कर रही हूँ, और मैं इसको फ्लो में बोल देती हूँ। इस ख्वाब का एक मुकम्मल अंजाम होना चाहिए, मुद्दतों से इम्तिहान ज़िंदगी है ले रही, चाहता हूँ साथ में एक जाम होना चाहिए। इस ख्वाब का एक मुकम्मल अंजाम होना चाहिए। जा रहे हो साथ लेकर सांस भी मेरी रूह भी, मौत का तो खेल कुछ आसान होना चाहिए। इस ख्वाब का एक मुकम्मल अंजाम होना चाहिए। बढ़ रही है आग चारों ओर, देखो इस कदर, समंदर में अब तो एक तूफ़ान होना चाहिए। इस ख्वाब का एक मुकम्मल अंजाम होना चाहिए। आज़माने की मेरी फितरत नहीं थी, क्या करूं, चाहता हूं साथ में इंसान होना चाहिए। इस ख्वाब का एक मुकम्मल अंजाम होना चाहिए। हारने वाले ने ये तोहफ़ा दिया था नाज से, मेरी जीत का अब जश्न सुनसान होना चाहिए। इस ख्वाब का एक मुकम्मल अंजाम होना चाहिए। क्या बात है, आप इतनी शानदार कविता लिखती हैं, बोलती हैं, तो आपको भाई पब्लिक में ये सुनानी ज़रूर चाहिए। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना, आपकी जो पोएम्स हैं वो बहुत अच्छा मैसेज देती हैं और कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो अपने से जोड़ते हैं इसको। तो मैं तो आपको, अगर आप मुझसे एडवाइस लेंगी, मैं कहूँगा आप ज़रूर इसको पब्लिक किया करिए। और आपने मुझे एक गीत सुनाना है जो आप कुछ कोई भी सुना सकती, जो आपका बेस्ट है। तो जो गिरीश तिवारी गिरदा हैं, जनकवि हैं उत्तराखंड के बहुत प्रसिद्ध, तो उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो गीत के रूप में मैं गाना चाहूँगी। उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि, जन्मभूमि मेरी मातृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, जय हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा, जय हिमाला। ख्वर मुकुटा तेरी यूं झलकी, ख्वर मुकुटा तेरी यूं झलकी, झलकी गल गंगा की धारा, जय हिमाला। अब मुझे आप ये बताइए, वेशभूषा में क्या लगता है? मतलब पहाड़ में हमारी तो बहुत अलग वेशभूषा है, बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना, बहुत ग्रेसियस वेशभूषा है। तो क्या अच्छा लगता है आपको? आप मौका ढूंढती हैं कि कब कोई ऐसा आए तो बस हम अपने? मुझे इनफैक्ट सारी वेशभूषाएं बहुत पसंद हैं। मैं कुमाऊं से हूँ, मेरे हस्बैंड गढ़वाल से हैं और मेरे काफ़ी दोस्त हैं जौनसार क्षेत्र के भी। तो मुझे ट्रेडिशनल पहनावा बहुत पसंद है। मतलब चाहे पिछौड़ा हो, मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब जो पारंपरिक वेशभूषा है उसको पहन के फंक्शंस अटेंड कर पाऊँ। तो मुझे पसंद है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी पसंद है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी पसंद है, जो कि वही देख के हम लोग पले बड़े हैं। तो जब तक पिछौड़ा ना डाले तो लगता नहीं कि कोई आज पूजा है या फंक्शन है, क्योंकि वो आपके एक मेमोरीज का पार्ट बन जाता है, एंड दैट्स हाउ यू हैव बीन रेज्ड। तो वो पारंपरिक चाहे खाना हो, चाहे वेशभूषा हो, चाहे भाषा हो, चाहे संस्कृति हो, उसको संजोना, उसको आगे बढ़ाना और उसका सम्मान करना। मतलब जहाँ भी हम जा रहे हैं उस क्षेत्र की भी, और फॉर एग्जांपल उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि केवल एक प्रकार की वेशभूषा है। उत्तराखंड के अंदर विभिन्न प्रकार की पारंपरिक वेशभूषा सारी बहुत खूबसूरत हैं। तो मुझे लगता है हमें हर किसी को बढ़ावा देना चाहिए और
उससे एक लोकल एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट मिलता है। मैं देख रही हूँ आजकल बहुत लोग, चाहे ट्रेडिशनल आपके वुलन गारमेंट्स हों, चाहे पिछौड़ा हो, चाहे इनफैक्ट ज्वेलरी, जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है उसको लेके बहुत अच्छे स्मॉल बिजनेसेस लोगों ने स्टार्ट किए हैं। अब माड़ा चले जाइए ना, और कितना वैरायटी ऑफ उनके, कितनी तैयारी रहती है और इट्स बीन वाइडली अप्रिशिएटेड। तो उसको मेन स्ट्रीम करना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसको हम ये ना समझें कि बस किसी ओकेजन पे पहनना है या किसी को कोई एक सिंबल या कोई मैसेज देने के लिए पहनना। नो, वो हमारा एक डेली लाइफ का हिस्सा बनना चाहिए कि हमें वी डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट वेयरिंग इट और ईटिंग इट। आपके मन में, जैसे मेरे मन में रहता है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अपने स्टेट के लिए क्या कंट्रीब्यूट करूँ अपार्ट फ्रॉम माई प्रोफेशन। तो आपको क्या लगता है, क्या आप सोचती हैं कि कैसे हम अपने स्टेट को कंट्रीब्यूट करें? क्योंकि हम जितने भी उत्तराखंडी, हम सबके मन में रहता है कि हमें कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जाके कंट्रीब्यूट करना है। आपके मन में क्या रहता है? मुझे यहाँ की भाषा को लेके बहुत लगता है। हालांकि अभी तक मैं ऐसा कुछ ठोस कर नहीं पाई हूँ, पर मेरी एक इच्छा है कि जो हमारी भाषा है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ करूँ। तो घर में बुला चा आपको पहाड़ी में? मेरे इजा बाबू नहीं बुलानी, इजबाब नहीं बुलान ना, कले हमार दगड़ नहीं बुलाना। अपुन इजबाबू तो दगड़ बुलाना। अच्छा, अपुन इजबाब दांतीना दगड़ दिला, लेकिन कल दांतीना दगड़ तो बुलान चेंदाल दांतीन तबे तो सीखा हिंदी में बुलाना, अपुन इजबाबू दगड़ बुलाना चाहिए। तो आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, बट मतलब एज अ लार्जर ऑडियंस मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली अब जब नाउ आई एम अ मदर, तो जो यंगर जनरेशन है, इवन मच यंगर टू अस, उनमें हम लोग कैसे दोबारा से एक जागृति, बट मुझे लगता है अपनी बोली आनी चाहिए, उसमें गर्व होना चाहिए, बिल्कुल गर्व होना चाहिए, है ना? तो ये आपू बात करा आपू बात कर छा तो आपको गढ़वाली में समझ में सब बात है, ना गढ़वाली आ जाए, कुमाऊनी ले आए, मतलब यस जन तापू आप सास थे कसी बात कर छा हिंदी में बुलान छे, हिंदी में बुलान छे उनी कौन की मते गढ़वाली हिंदी में बुलान छे। तो ऐसे ये कैसे हमारे बोले आगे बढ़ेल हैं, बट मतलब सच्चाई है कि सब अब हिंदी में आ गए हैं। मतलब हमारी जनरेशन में मोस्टली अपने पेरेंट्स से हिंदी में ही बात करते, पर जिन्होंने सीखा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन की वजह से, अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि भाषा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी जो परिधान है, या संस्कृति है, जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, अब वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। चाहे हम लोग ढोल दमाऊ की बात करें, चाहे हम मशकबीन एक टाइम पे दिखती थी छोलिया नृत्य वगैरह में, अब धीरे धीरे मतलब बहुत होमोजेनाइज होता जा रहा है। बेसिक्स पे जाने की जरूरत है ना? जैसे हमारे यहाँ शादी होती थी तो कुछ महिलाएं आती थी तो वो गिदार बोलते थे ना, तो वो कितना अच्छा गाना गाते थे। अभी भी गिदार, इनफैक्ट मैं वही कहना चाह रही हूँ, मंगल गीत हो चाहे गिदार हो, अगर आप गाने में अच्छे हैं, मैं वही बार बार एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि करियर मीन्स समथिंग दैट इज दैट स्टार्ट्स विद इंजीनियरिंग एंड गोज टू सम एग्जामिनेशन। आपका करियर आप खुद भी तो बना सकते हैं अगर आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मैं तो देखती हूँ पांडवाज ने कितना ट्रेमेंडसली अच्छा किया है, मतलब जस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ देयर करियर बट इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी कल्चर ऑफ उत्तराखंड, है ना? तो पांडवाज एक इतना अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो टैलेंटेड हैं। अब जैसे आपने कहा ना, हम क्यों नहीं एक स्टार्टअप शुरू कर सकते? मान लीजिए देश दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति शादी करा रहा है अपनी फैमिली मेंबर्स में, जरूरी थोड़ा ना आपकी फिजिकल अपीयरेंस वहां पर हो। आजकल तो आप कनेक्टिविटी से कहीं से जुड़ सकते हैं। आप यहाँ से अपना प्रोग्राम दे रहे हैं और वहां सारे स्क्रीन पे वो सारा प्रोग्राम चल रहा है, तो आपको फील हो रहा है मेरे स्टेट का जो कल्चर है वो देखिए हम लोग ये आपकी शादी में इस तरीके। तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज है, द ओनली थिंग इज उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना। और जो लोग जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो यहाँ से सोचें, अपने हार्ट से सोचें कि ना ये एक ऐसी भूमि है जो दुनिया में सबसे अलग है, और यहाँ अगर हमें काम करने का मौका मिल रहा है तो हमने अपने जीवन में कुछ अच्छे काम किए होंगे, तब हमें उत्तराखंड में, भारत में, और वो भी देवभूमि में काम करने का मौका मिल रहा है। आई थिंक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, और हमें जो भी हमारा प्रोफेशन है, अपार्ट फ्रॉम अवर प्रोफेशन, हम क्या कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। इट्स एन अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी, स्पेशली विद द यंगर जनरेशन। मतलब हमारा, जब हम कहते हैं कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड की प्रकृति है, नेचर जो यहाँ की ज्योग्राफी है, और उत्तराखंड की संस्कृति है। मतलब यही सब चीज़ें मिलके एक राज्य को बनाती, कोई भी राज्य हो, या इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए कि एक अच्छा सिटीजन हम कैसे बने, और अपना जो हम करियर का सोचते हैं, व्हाई डोंट वी थिंक अबाउट द कम्युनिटी
कि हम एक ऐसा क्षेत्र चुनें जिससे हमारे पूरे क्षेत्र का भला हो। अगर हम प्राइमरी सेक्टर में जाते हैं फॉर एग्जांपल, या हम ऐसा कोई स्टार्टअप करते हैं जिससे कल्चरल चीज़ों को संवर्धन हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। अब जो हमारी जागर गायिका हैं कमला देवी, कोक स्टूडियो में परफॉर्म किया उन्होंने, कितना शानदार परफॉर्मेंस है उनका, और कितना अच्छा प्लेटफॉर्म नेशनली इंटरनेशनली उन्होंने एक लोक विधा को दिया। उसके अभी उनका घर शायद उनको नुकसान हो गया था। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि कोई परस्यू करना चाहता है बट इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत हैं उसके सामने, तो उसको हम कैसे मीट आउट करते हैं, इस पे में काम करना चाहिए। बिकॉज हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो आज का दौर है उस पे हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम अभी भी उसे ट्रेडिशनल मेथड में है। बट ट्रेडिशनल मेथड को आज के समय के साथ ढालना बहुत जरूरी वो बहुत जरूरी है। बिकॉज अल्टीमेटली देखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे यू नीड मनी फॉर योर लाइवलीहुड, रिसोर्सेज है ना, तो वो भी आपको जरूरी चाहिए। तो मुझे लगता है उस पर भी काम करनी जरूरी है। दीप्ति जी, एक और बात, बिकॉज आप यहाँ पर आई हैं, सेफ्टी ऑफ वुमेन और हमारी बेटियों की सुरक्षा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिकॉज हमारे उत्तराखंड में भी ये चैलेंजेस है। मैं डाटा देखता था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, उसमें बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। मैं देखता था बेटियां गायब हो रही हैं, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो बिकॉज आप एक महिला हैं, ऊपर से IPS ऑफिसर हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, जो सेफ्टी ऑफ विमेन है या क्राइम अगेंस्ट विमेन है, उसको एक तो क्राइम का एस्पेक्ट है, एक उसका सोशल इम्पैक्ट है। कई बार बच्चियां स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाती हैं बिकॉज द पेरेंट्स फियर फॉर देयर सेफ्टी, स्पेशली पर्वतीय क्षेत्रों में। सेफ्टी नॉट जस्ट क्राइम, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि इवन वाइल्ड एनिमल्स की सेफ्टी की वजह से सेफ्टी एक कॉम्प्रहेंसिव बात मैं कर रही हूँ। उसके बाद कई बार जब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, बच्चियाँ हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहती हैं, बड़े शहरों में जाना चाहती हैं, कई बार सेफ्टी भी एक बड़ा फैक्टर होता है अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो क्राइम अगेंस्ट विमेन इज़ नॉट जस्ट अ क्राइम अगेंस्ट दैट गर्ल और दैट विमेन, वो एक सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम हो जाता है और एक बहुत बड़े तबके के भविष्य के निर्णयों पे वो प्रभाव डालता है, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि अच्छा मतलब ऐसा भी संभावना है, तो बच्ची की वेलबींग के लिए पेरेंट्स बॉदर करते हैं। तो एज पुलिस डिपार्टमेंट वी आर ऑल वेरी वेरी सेंसिटाइज, लगातार उसमें प्रभावी कार्रवाइयाँ होती हैं, और चाहे सेल्फ डिफेंस क्लासेस हों, चाहे लीगल अवेयरनेस हो, चाहे और जो एस्पेक्ट्स हैं विमेन सेफ्टी के, उसको लेके मुझे लगता है एजुकेशनल सिस्टम में भी हमको थोड़ा सा एक सेंसिटाइजेशन डालना चाहिए। और जो महिलाएं हैं जो विक्टिम भी रही हैं किसी प्रकार से किसी क्राइम की, उनमें मैं देखती हूँ एक प्रकार का आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है, पूरी तत्परता रहती है, जो भी क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामले आते हैं, स्पेशली पॉक्सो के मामले आते हैं, उनको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे हैंडल किया जाता है बाय द पुलिस डिपार्टमेंट। और लगातार अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसमें प्रोग्रेस और सेटिस्फैक्शन रजिस्टर किया गया। महिला हेल्प डेस्क हर थाने में, 100% थानों में हमारी महिला हेल्प डेस्क है। ऑल सेड एंड डन, एज अ सोसाइटी ऑल्सो वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, मतलब स्पेशली गिविंग द राइट एजुकेशन टू अवर बॉयज़, टू द मेन, वो भी बहुत ज़रूरी है। कल्चरल सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है। जेंडर सेंसिटिविटी स्कूलों में बहुत कम उम्र में, मतलब स्कूल्स में स्पेशली मैं देख रही हूँ बहुत कम उम्र में ऐसे इंस्टेंसेस सामने आ रहे हैं जो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी पॉडकास्ट पे, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। तो एक कल्चरल शिफ्ट भी हो रहा है। आई थिंक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम लाइज इन द एक्सपोजर टू द इंटरनेट। एग्जैक्टली, इंटरनेट के एक्सपोजर एक बहुत बड़ा सवाल। इनफैक्ट हैविंग बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल फोन है, क्या करें? आपने पूरी सोसाइटियल पूरा स्टेटस ही ऐसा हो गया। हाँ, तो मुझे लगता है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन is a very high priority for the police department. We have been functioning very with a very high focus on that. And apart from the police department, एक फैमिली, एक कम्युनिटी, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट, हम सभी को एज अ सोसाइटी ये बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कोई बच्चा अगर घबराया हुआ दिख रहा है, उससे हम बातचीत करें, उसको प्रेरित करें, अपने साथ कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है तो उसको शेयर करें। कई बार बच्चियाँ छुपाती भी हैं, देखिए पुलिस पिक्चर में तब आती है जब घटना घटित होकर रिपोर्ट की जाए, पर कई ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे समाज में, अभी भी वो अवधारणा है कि उसको विक्टिम की तरह ना देखते हुए, एक सामाजिक शर्म के तौर पर देखते हुए बच्चे को कई बार हतोत्साहित किया जाता है, या महिला को मेंटालिटी भी चेंज करने की आवश्यकता है, या किसी महिला से कहा जाता है कि अरे लोग क्या कहेंगे। तो कई मामले ऐसे होते हैं क्राइम अगेंस्ट विमेन के, डोमेस्टिक वायलेंस के, परिवारों में जो घरेलू हिंसा के प्रकरण होते हैं कि अरे अपना परिवार बचाओ। तो कई बार क्या होता है कि महिलाएं हिंसा का या अपराध का शिकार होती हैं और वो पुलिस को अप्रोच भी नहीं करती। तो जहाँ तक पुलिस विभाग का मामला है, मैं
पूरे विश्वास से ये बात कह सकती हूँ कि बहुत त्वरित इसमें निस्तारण भी किया जाता है और बहुत सेंसिटाइज्ड है पुलिस डिपार्टमेंट फॉर द क्राइम अगेंस्ट विमेन। बट एज अ सोसाइटी हमें ये बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो विक्टिम है ना, उसको हम एक शेमिंग ना करें, विक्टिम शेमिंग ना करें, और उसको प्रेरित करें कि वो अपने साथ जो हौसला बने, अपने साथ जो घटना घटित हुई उसको शेयर कर पाए, उसको जज किए बिना उसको हम वो एक माहौल दे पाएँ कि एटलीस्ट अपनी बात बच्चा या महिला या युवती शेयर भी कर पाए। मैं देखती हूँ बहुत सारे इंसिडेंट्स दे आर ब्रश्ड अंडर द कार्पेट, नॉट इन उत्तराखंड, अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ वेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये एक सोसाइटल मिसफॉर्चून है कि अभी भी हम उसको क्राइम की तरह ना देखते हुए एक सामाजिक लेंस से देखने की कोशिश करते हैं। उस विचारधारा को बदलना भी बहुत ज़रूरी है। तृप्ति जी बहुत धन्यवाद। और हमने, मुझे लगता है, बहुत वाइडर रेंज पे बात की है, और जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट देखा होगा, नेचुरली उनको आपका अनुभव और जो आपने अपने जीवन में सीखा है वो आपने आज हमारे दर्शकों को बताया। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आप हमारे पॉडकास्ट में आए। हमारी कोशिश रहती है, और मैं अमूमन देवभूमि डायलॉग के मन से आप सबसे ये प्रार्थना भी करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कोई शख्सियत इस पॉडकास्ट में आए जिन्हें आप चाहते हैं इस मंच पे लाना, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के वो लोग जो उत्तराखंड को बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, ऐसे वो सारे लोग इस मंच पे आए और वो दूसरे लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रेरित करें, और यही हमारा उद्देश्य भी है। बहुत धन्यवाद आप दर्शकों का हमारे इस खास पॉडकास्ट को देखने के लिए।